आपका BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में विद्यार्थी हूँ। 9th चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने राजनीति व्यवस्था विश्लेषण पर बात करी। इसकी जो पूरी पृष्ठभूमि, व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता, उनकी विशेषताएं, राजनीति व्यवस्था के बारे में काफ़ी डिटेल से जाना। आज इस टॉपिक में, इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है और वो विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी मांग भी होती है, क्योंकि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूँ डेविड स्टन द्वारा जो प्रतिपादित व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी। और ये विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर स्तर के एग्ज़ाम के लिए आपके यहाँ भी ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, लगभग ये पूछा ही जाता है। और इस क्वेश्चन को सामान्यतः विद्यार्थी कठिन मानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम बड़े ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कंटेंट भी आपको दिया जाएगा, नोट्स भी आपको PPT के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ आप स्क्रीन पर आप पूरा नज़र लगा के और पूरी जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप देखिएगा, तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो विद्यार्थियों, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज की वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले जो भी अब तक वीडियो हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर 1 से लेकर अब तक, वो सारे वीडियो आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल टॉपिक वाइज वो एक YouTube प्लेलिस्ट में जाके, जो आपका इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन है, वहाँ जाके आपको BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सीरियलिटी वाइज आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी आप इस बारे में अवगत कराएँ, उनको वीडियो लिंक साझा करें। तो आइए आज की वीडियो की हम शुरुआत करें। और स्लाइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीति व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत। विद्यार्थियों, डेविड स्टन के बारे में मैंने चर्चा आपसे पिछले वीडियो में भी की थी कि राजनीति व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत है, उसमें कई विचारकों का हालांकि योगदान है, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो डेविड स्टन का है। और डेविड स्टन ही वो विचारक है जिन्होंने सबसे पहले राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग किया और बहुत बेहतर तरीके से किया। तो उनका मतलब नाम जो है वो अग्रणी रूप में लिया जाता है। ठीक है। अब ये सिद्धांत उन्होंने दिया काहे में, ये जो सिस्टम थ्योरी की बात उन्होंने की, ये इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक आप देख पा रहे हैं, जिसका उस पुस्तक का नाम ही पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, मतलब राजनीति व्यवस्था। और ये पुस्तक उन्होंने 1953 में प्रकाशित की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये सन भी आप ध्यान रखें, 1953 में जो प्रकाशित है द पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें उन्होंने ये जो व्यवस्था सिद्धांत है, सिस्टम थ्योरी है, इसका विचार वहाँ प्रस्तुत किया था। ठीक है। अब डेविड स्टन इस बारे में संक्षेप में मूल बात कहते क्या हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डेविड स्टन वो कहते हैं कि जो राजनीति व्यवस्था है वो अंतः क्रियाओं का एक ऐसा समूह है। आप ध्यान से शब्दों पर दीजिएगा कि राजनीति व्यवस्था अंतः क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। अब ये विद्यार्थियों, हम डिटेल से हालांकि इस पर चर्चा करेंगे कि मांग क्या होती है, निर्गत क्या होती है। अंतः क्रिया की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी। मैंने आपको एक बहुत सरल उदाहरण, सिस्टम का उदाहरण, जो कंप्यूटर का उदाहरण दिया था। ये कंप्यूटर को हम सिस्टम बोलते हैं, और किस प्रकार उसमें अलग अलग जो पार्ट है उसके जुड़े हुए रहते हैं, चाहे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, CPU है, तब जाके वो एक पूरा सिस्टम तैयार होता है। खाली अलग हम CPU को सिस्टम नहीं कहेंगे, जब पूरा कंप्यूटर असेंबल होके वो तैयार हो जाता है, जिसमें सारे जो पार्ट्स उसके अटैच हो जाते हैं, तब जाके वो पूरा सिस्टम कहलाता है। तो उसी प्रकार राजनीति व्यवस्था में भी बहुत सारे जो व्यवस्था के अंतर्गत पार्ट हैं, मतलब क्योंकि जैसे सरकार उसका एक पार्ट है। ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, दबाव समूह, राजनीतिक दल, मीडिया, ये सब उसके पार्ट हैं। तो ये सब मिलकर एक राजनीतिक व्यवस्था बनती है। एक बहुत व्यापक संदर्भ है ये, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले। ठीक है। तो डेविड स्टन कहते हैं कि उन सब में जो अंतः क्रिया होती है, ठीक है, तो उन अंतः क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जहाँ मांगे आती है
ठीक है, और उनको निर्गत में बदला जाता है। अब इसको डिटेल से आगे समझेंगे, यहाँ आप इतना ध्यान रखेंगे। वो जो डेविड हिस्टन है वो कहते हैं कि राजनीति व्यवस्था है वो क्या है। भाई उन्होंने तो व्यवस्था सिद्धांत की तो बात करी, उन्होंने कहा कि राजनीति व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक ऐसा जटिल समूह है, संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक ऐसा समूह जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का आवंटन वहाँ होता है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधिकारिक मूल्यों के आवंटन की बात किसने की? डेविड हिस्टन ने। ठीक है, तो यहाँ वही बात मैंने कहा, जो पूरा सिस्टम, जो पूरी राजनीति व्यवस्था होती है उसमें बहुत सारी संस्थाएं होती है। उन संस्थाओं में जो प्रक्रियाएं होती है, जो क्रियाएं वहाँ एक्टिविटीज़ होती है, तो उनका एक पूरा जाल है। राजनीति व्यवस्था क्या है? उनका एक ऐसा जटिल समूह है जिसमें वैध निर्णय लिए जाते हैं उन संस्थाओं के द्वारा और मूल्यों का आवंटन होता है, मूल्य आवंटित किए जाते हैं उसमें। हालांकि और आपको डिटेल से जब पूरा सिद्धांत आप पढ़ोगे आगे, हम मांगे, निर्गत, निवेश, प्रतिसंभरण वो सब देखेंगे, वर्ड समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आधिकारिक मूल्यों के आवंटन की बात भी ये डेविड हिस्टन ने की थी, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। वो ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो क्योंकि जो उस व्यवस्था में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो आधिकारिक निर्णय, मतलब वैसे निर्णय तो कोई भी लेता है, लेकिन आधिकारिक निर्णय इसलिए क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था एक वैध संस्था होती है, उसके अंतर्गत जो संस्थाएं होती है वो वैध होती है, लीगल होती है, और उनके द्वारा जो एक आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं, वैध निर्णय लिए जाते हैं, उनका समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और समाज में जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं उनका भी राजनीतिक व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरी जो अंतःक्रिया है जुड़ी हुई रहती है, मतलब ये एक दूसरे को प्रभावित वो करते हैं। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं उनका सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। जो निर्णय लिए जाते हैं, हम आगे इसको डिटेल से और देखेंगे। जो मैंने बात करी कि वहाँ आधिकारिक निर्णय उस व्यवस्था में लिए जाते हैं, वो निर्णय लिए जाते हैं ना विद्यार्थियों, वही निर्गत कहलाते हैं। हालांकि और डिटेल से हम देखेंगे कि निर्गत क्या होते हैं। बड़ा सरल तरीके से मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि निवेश, निर्गत, मांगे, समर्थन, ये जो वर्ड है यहाँ राजनीतिक व्यवस्था सिस्टम थ्योरी में किस प्रकार, और इन सबको आप आराम से समझ कर ही इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आगे आप देख पा रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था है उसको जीवित अगर रखना है तो उसके लिए निवेश अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब ये निवेश वो पैसे वाला निवेश नहीं है, ये भी हम आगे जानेंगे कि निवेश का मतलब क्या है। लेकिन ये ध्यान रखना है, डेविड हिस्टन कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वह निरंतर निवेश होते रहना आवश्यक होता है, क्योंकि वो व्यवस्था जीवित तभी रहेगी जब वहाँ निवेश आते रहेंगे। अब निवेश यहाँ दो रूपों में आता है, मांगे और समर्थन, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। ये तो अभी एक बेसिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं डेविड हिस्टन का जो सिस्टम थ्योरी है उनकी। ठीक है, और उन्होंने निर्गत के लिए भी कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कि निर्गत जो है उसके बिना उस व्यवस्था के कार्यों को आप नहीं पहचान सकते कि व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है। निर्गत से ही तो पता लगता है। अब ये फिर वही बात आपको अभी भी शायद समझ में नहीं आया होगा, निर्गत क्या है, कि जो व्यवस्था में कार्य किया जाता है जो फिर उसका परिणाम होता है। अब और डिटेल से निर्गत को लेकर भी एक स्लाइड अलग बनाई है मैंने, उसमें आपको समझाऊंगा। तो यहाँ केवल मैं एक बेसिक पृष्ठभूमि इस स्लाइड के माध्यम से बताने का विद्यार्थियों प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार एक राजनीतिक व्यवस्था जो विश्लेषण सिद्धांत में डेविड हिस्टन ने सबसे पहले इसका अग्रणी योगदान दिया, ये सिद्धांत उन्होंने दिया, और किस प्रकार वो क्या क्या उन्होंने मूल बातें इस सिद्धांत को लेकर, सिस्टम थ्योरी को लेकर कही, किस प्रकार उन्होंने जो निवेश की बात करी, निर्गत की बात करी, उनके सबको इम्पोर्टेंस की बात करी। तो ये आप एक बेसिक पृष्ठभूमि में इन सारी बातों को आप बता सकते हैं जब इस प्रश्न का आंसर आप लिखे। प्रश्न वहाँ कई तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेविड हिस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का वर्णन कीजिए या विश्लेषण कीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो डेविड हिस्टन द्वारा प्रतिपादित निवेश निर्गत मॉडल का विश्लेषण कीजिए या उसका वर्णन कीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो डेविड हिस्टन का राजनीति व्यवस्था जो सिद्धांत है उसका समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ये सारा आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों ये जो मैंने आपसे अभी बात कही स्लाइड में, किस प्रकार डेविड हिस्टन ने कहा कि निवेश अत्यंत आवश्यक है, निवेश आते रहना चाहिए, तो पहले हमें देखेंगे कि निवेश है क्या। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं।
विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ हम निवेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सरल शब्दों में मैंने आप बताने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि निवेश से आशय व्यवस्था में आने वाली मांगे एवं समर्थन से लिया जाता है। मतलब देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों एक ध्यान रखना कि आप बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए। वो अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो डेविड डिस्टन इस सिस्टम थ्योरी में ये कहते हैं कि एक राजनीति व्यवस्था होती है संपूर्ण। मान लीजिए एक सर्कल आप बना लीजिए और बता दीजिए कि ये संपूर्ण राजनीति व्यवस्था है। वो कहते हैं कि उसमें कुछ निवेश आते हैं। सबसे पहले वो निवेश निर्गत मॉडल कहते हैं ना, वो कहते हैं निवेश आता है। अब निवेश कैसे आते हैं? वो कहते हैं कि जनता की तरफ से आते हैं, वो आम व्यक्तियों की तरफ से आते हैं व्यवस्था में से, ठीक है, जो लोग होते हैं उनकी तरफ से निवेश। अब वो निवेश किस रूप में आते हैं? दो रूपों में। या तो जनता मांगे करती है, कुछ अपनी उनकी मांगे होती है, कुछ वो चाहते हैं सरकार से, व्यवस्था से, या फिर वो कुछ उस व्यवस्था जो काम कर रही है उसका समर्थन करते हैं। तो जो निवेश है वो दो प्रकार से आता है, मांगों के रूप में और समर्थन के रूप में। ये इस लाइन में कहना चाह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि फिर ये जब व्यवस्था से मांगे आती हैं, मतलब मांग या समर्थन के रूप में निवेश आते हैं, तो उनका फिर वो व्यवस्था में आती है। जो व्यवस्था है फिर उनका निर्गत, मतलब उन मांगों और समर्थन के अनुसार अकॉर्डिंग काम करती हैं, प्रक्रिया होती हैं, और फिर वहाँ उसका निर्गत आता है। निर्गत वो कि उन मांगों और समर्थन के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप सरकार ने क्या निर्णय लिए, वो निर्गत कहलाता है। वो आगे हम और डिटेल से देखेंगे। तो वो निर्गत हो गए। और फिर वो ये कहते हैं कि डेविड डिस्टन का मानना है कि निवेश के बाद निर्गत आया, और फिर निर्गत के बाद में फिर जनता उसका क्या फीडबैक दे रही है, वो प्रतिसंभरण, वो फीडबैक कहलाता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है पूरी राजनीति व्यवस्था में। मांगे आएंगी दो रूपों में, निवेश आएंगे व्यवस्था में मांगों के रूप में, समर्थन के रूप में। व्यवस्था के पास वो बातें जाएंगी, व्यवस्था फिर उन पर निर्णय लेगी, या तो उनको मानेगी या मना करेगी, जो भी है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्गत वो कहलाते हैं। फिर उस निर्गत का जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, जनता उसका पक्ष लेती है, विपक्ष लेती है, संतुष्ट होती है, असंतुष्ट होती है, वो प्रतिसंभरण कहलाता है। फिर उससे वापस जनता कुछ मांगी करती है, नई मांगी करती है, या उनका समर्थन करती है, ठीक है, वो वापस निवेश के रूप में फिर वही सरकार के पास। तो मतलब ये निवेश, निर्गत, प्रतिसंभरण, ये एक प्रक्रिया चलती रहती है व्यवस्था में, और इसी से व्यवस्था बनी हुई रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि निवेश आने चाहिए, तभी तो निर्गत आएंगे, निर्गत आएंगे तभी प्रतिसंभरण आएगा, फीडबैक आएगा, और तभी फिर वापस निवेश आएगा। तो इस प्रकार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जिंदा बने रहने के लिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त कराने के लिए, उसको इस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, वो ये डेविड डिस्टन कहते हैं कि निवेश, निर्गत, ये प्रक्रिया ये बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ थोड़ा मैंने संक्षेप में आपको ये बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पर हम जो स्लाइड में देख पा रहे हैं कि वो निवेश को समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि निवेश से आशय मांगे और समर्थन से है, ठीक है। तो वो या तो मांगों के रूप में आएंगे या समर्थन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ बात की जा रही है नेक्स्ट लाइन में कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में पर्यावरण से कुछ मांगे रखी जाती है। पर्यावरण का मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट वो नहीं है, यहाँ सामाजिक एनवायरनमेंट है। मतलब समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि जो वो एक सोसाइटी का एनवायरनमेंट है ना, उससे कि वहाँ उस पर्यावरण से, समाज के पर्यावरण से कुछ मांगे रखी जाती है वहाँ सरकार के समक्ष या व्यवस्था के समक्ष, ठीक है। अब उन जो वो निवेश के रूप में जो आती है वो मांगे, अब या तो उसके पीछे व्यवस्था के प्रति कुछ समर्थन होता है, या व्यवस्था के प्रति कुछ विरोध होता है। भाई सरकार कुछ अगर कर रही है, व्यवस्था कुछ कर रही है, तो कुछ जो मांगे रखी जाती है वो मतलब कुछ न कुछ या तो समर्थन होता है, या फिर वो सरकार से कुछ नई मांग रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो मांगे और समर्थन निवेश के रूप में आते हैं, जैसे मैंने कहा अभी आपको, इन्वेस्ट के रूप में आते हैं, पर्यावरण से आते हैं निवेश। और इससे फिर क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार की मांगे आती है, वो करना है कि नहीं करना है, वो व्यवस्था उस पर निर्णय लेती है। और इससे पूरी जो व्यवस्था है या वो व्यवस्था है उसको वो कैसे निपटे, मतलब उनको वो स्वीकार करे मांगों को या नहीं करे, या उनके समर्थन को लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है, वो सारा उस व्यवस्था में चलता है। लेकिन किसके बाद? वो जब निवेश आ जाती है पर्यावरण से, उसके बाद, ठीक है।
ये जो निवेश आना इसलिए विद्यार्थियों बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि निवेश बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस व्यवस्था को एक कायम रखने के लिए, इस्टेब्लिश रखने उससे वो इसलिए कि राजनीतिक व्यवस्था को इससे ये पता लगता है कि जो जनता है वो उस व्यवस्था का कितना समर्थन करती है। अब सपोज करो वहाँ जनता सरकार का समर्थन कर रही है या उससे मांगे कर रही है, तो मतलब कुछ अपेक्षा रख रही है, और या फिर जनता अगर इसका मतलब कहीं न कहीं वो इस व्यवस्था को पसंद कर रही है, और मानो कि व्यवस्था जनता है कुछ मांगे रख रही नहीं है, न उसका समर्थन कर रही है, इसका मतलब व्यवस्था का विरोध है, मतलब जनता उस व्यवस्था को पसंद नहीं करती है। इसलिए निवेश से ये पता लग जाता है कि कितना समर्थन उस व्यवस्था के प्रति जनता का है। ठीक है, मांगे मतलब इस बात को एक तरह से बताती है, या इस बात का इससे पता लगता है कि किस प्रकार जो उस राजनीतिक व्यवस्था का जो संपूर्ण पर्यावरण है, उस संपूर्ण जो पर्यावरण का उस राजनीतिक व्यवस्था पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये भी सारा उससे पता लग जाता है। मांगे कितनी वैध है या अवैध है, मतलब अब मांगे, क्योंकि जनता तो कुछ भी मांग कर सकती है, लेकिन कितनी लीगल है, कितनी इलीगल है, कितनी गलत है, कितनी होने लायक है, कितनी मतलब, तो ये भी व्यवस्था की क्षमता पर डिपेंड करता है। व्यवस्था देखती है कि वास्तव में जो जनता ने मांगे की है वो वैध तरीके से सही है या गलत है, या मतलब व्यवस्था उन मांगों को पूरा कर सकती है, नहीं करिए वो वाजिब मांगे हैं या गैर वाजिब मांगे हैं। तो इससे क्या होता है, जब समाज जो निवेश के रूप में मांगे आती है, उससे व्यवस्था की कितनी क्षमता है उसका भी पता लगता है कि व्यवस्था कितनी पावरफुल है, व्यवस्था में कितनी क्षमता है कि वह क्या उन मांगों को पूरा करने में सक्षम है या नहीं है। तो जब निवेश आएंगे ही नहीं, निवेश के रूप में मांगे आएगी ही नहीं, तो फिर उस व्यवस्था की क्षमताओं का पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो व्यवस्था की जो क्षमता है और उसके स्थायित्व, उससे भी ये पता लगता है इन मांगों से ही। ठीक है, अब विद्यार्थियों, हम ये निवेश में मांगों की बात तो कर रहे हैं कि मांगों के समर्थन की, लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये मांगे क्या होती है। मांगे की चर्चा यहाँ पर बार बार हो रही है, तो यहाँ आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी समझते हैं कि ये मांगे होती क्या है, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से हम इसको भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मांगों को भी अगर हम थोड़ा डिटेल समझना चाहें, ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा समझाने के लिए डिटेल से, अगर आप वैसे आप समझ ही गए होंगे, तो एक एक्स्ट्रा ये वो है कि डिटेल से और बारीकी से अगर हम देखना चाहें तो देखिए मांगे होती क्या है। मांगे क्या है कि मन की अभिव्यक्ति है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। तो अब मन की अभिव्यक्ति में क्या है कि उसके मतलब जब जनता है जो उस व्यवस्था में है, जो उस पर्यावरण में जो लोग हैं, वो किसी वस्तु विशेष के लिए एक आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं, वो कि भाई हमें ये चाहिए। ठीक है, अब वो उन मांगों के माध्यम से करते हैं। किससे करते हैं? जो उन मांगों को मानने के लिए उत्तरदायी है, जो वैध जो सत्ता है उनसे। मतलब मांगे एक तरह से अभिव्यक्ति हो गई लोगों की, आज की मैं ये चाहता हूँ, तो वो किससे चाहता है, वो क्या करवाना चाहता है, वो व्यवस्था से चाहता है। तो व्यवस्था में जो मतलब उसके लिए वैध होता है, लीगल होता है, जिसके पास वो पावर होता है, तो जो उस कार्य को करने के लिए योग्य होता है, उन मांगों को मानने के लिए जिसके पास वो आधिकारिक जो शक्ति होती है, उनसे वो जो अभिव्यक्ति है वो मांगों के रूप में मांग की जाती है, वो निवेश के रूप में आते हैं। तो ये मांगे एक तरह से मन की अभिव्यक्ति है। तो जनता है वो मांग के माध्यम से कहती है कि भाई ऐसा तुम करो, ऐसा होना चाहिए, या फिर कुछ मान लो किसी सरकार की नीति के से उसका विरोध है, व्यवस्था की नीति से उसका विरोध है, ये भी कहते हैं कि ये मत करो। मतलब मांगे दोनों रूप में आ सकती है, ये भी कह सकती है ऐसा करो, या फिर ये भी आ सकती है कि ऐसा मत करो। ठीक है, अब इसमें यह भी है कि मांगे हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो कोई पॉजिटिव ही हो, वो संकीर्ण भी हो सकती है। मतलब वो कई बार हो सकती है, जनता में सब तरह के लोग हैं, मांगे संकीर्ण भी हो सकती है, विशिष्ट भी हो सकती है, सामान्य भी हो सकती है। मतलब कुछ स्वार्थ पर आधारित भी हो सकती है, कुछ समाज के हित पर आधारित भी हो सकती है। तो ये तो फिर व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन मांगों को माने या नहीं माने, कि कितनी मतलब वो सही है, वाजिब है मानना या नहीं मानना। ठीक है, तो मांगे जो हैं वो
हमेशा उनकी एक निर्दिष्ट दिशा होती है, मतलब सदैव मांगे किससे की जाती है? जो सत्ता में होता है, सत्ताधारी जो दल होता है, सरकार होती है, सत्ता से ही मांगे की जाती है। आज हम मान लीजिए सरकार में जब भारतीय बीजेपी की सरकार है तो हम कांग्रेस से तो कोई मांग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो फिर बीजेपी पार्टी से ही हम मांग करेंगे या सरकार से ही मांग करेंगे। तो यही होती है सर, उसकी एक निर्दिष्ट दिशा होती है कि जो सत्ता में होता है उनसे ही वो जो मांगों का जो बहाव है वो सत्ता की ओर ही होता है। ठीक है, इसके दो रूप भी होते हैं, एक तो सुझाव, दूसरा निर्देश। मतलब एक तो सुझाव दिया जाता है सरकार सत्ता को, व्यवस्था को कि ऐसा तुम करो, एक निर्देश दिया जाता है कि नहीं ऐसा ही करो। ठीक है, तो ये दो हो सकती है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि मांगे स्पष्ट भी हो सकती है, अस्पष्ट भी हो सकती है। मतलब एक तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि नहीं ऐसा करो, एक ये कहा जाता है कि नहीं हमें तो ये चाहिए, तो अब ये तुम कैसे भी करो। तो स्पष्ट और अस्पष्ट तरीके से किसी भी प्रकार से हो सकती है। ठीक है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित भी हो सकती है और पूरे सामाजिक कल्याण या जनहित पर आधारित भी हो सकती है। तो मांगों को भी अगर आपको डिटेल से समझाना हो तो विद्यार्थियों, इस स्लाइड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि मांगें होती क्या है। तो डेविड डिस्टन ने जो निवेश की बात की है, और वो निवेश दो प्रकार से आता है, मांगे और समर्थन के रूप में। तो यहाँ मांगे तो आशा है आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समर्थन को देखते हैं कि समर्थन का क्या मतलब है। विद्यार्थियों, यहाँ आप समर्थन को लेकर इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि समर्थन का मतलब आप समझोगे। ठीक है, क्योंकि निवेश के रूप में मांग और समर्थन की बात डेविड डिस्टन करते हैं, तो मांगे तो हमने देख ली। अब समर्थन का मतलब क्या है, देखिए राजनीति कोई भी राजनीति व्यवस्था है, वो जो भी कार्य करती है, ठीक है, तो उस कार्य करने के लिए निवेश के रूप में समर्थन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक व्यवस्था को समर्थन प्राप्त नहीं होगा पर्यावरण से, जनता के द्वारा, तब तक वो व्यवस्था एक तरह से आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए डेविड डिस्टन कहते हैं कि समर्थन अत्यंत आवश्यक है किसी भी राजनीति व्यवस्था के लिए, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, समर्थन एक ऐसा निवेश है, निवेश के रूप में आता है, ये तो हमने देखा ही। तो वे कहते हैं कि समर्थन ऐसा निवेश है कि जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। कैसे? मतलब अगर समर्थन होगा तो व्यवस्था इस्टेब्लिश्ड होगी और अच्छा कार्य करेगी, अगर समर्थन नहीं होगा तो व्यवस्था अस्थिर होगी, व्यवस्था का विरोध होगा। तो इसलिए समर्थन का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उस व्यवस्था पे, चाहे वो समर्थन जनता का मिले या नहीं मिले। निवेश के रूप में पॉजिटिव निवेश मिले, वो पॉजिटिव रूप में मतलब समर्थन करे उस व्यवस्था का, या फिर नहीं करे, तो उसका इफेक्ट लेकिन व्यवस्था पर ज़रूर पड़ता है। ठीक है, यह एक कहा जाता है डेविड डिस्टन के द्वारा कि यद्यपि निवेश के रूप में मांगे और समर्थन दोनों ही आते हैं, तो लेकिन समर्थन के बिना मांगों का कोई औचित्य नहीं होता है। केवल मांगे होए और समर्थन नहीं होए व्यवस्था का, तो फिर अगर समर्थन नहीं होगा तो उन मांगों की पूर्ति भी नहीं हो सकती है। कोई भी व्यवस्था उन मांगों को कैसे पूरा कर सकती है जब उसको समर्थन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए समर्थन के बारे में यह कहा जाता है कि समर्थन एक ऐसा बल होता है जो जनता की मांगे आती है ना, उनको उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करता है। क्योंकि जनता व्यवस्था को ऐसा लगता है कि हाँ, जनता हमारा इस बात पे समर्थन कर रही है और जनता की इन मांगों को पूरा करेंगे तो और समर्थन आएगा। ठीक है ना, तो उस चक्कर में वो जनता की मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए समर्थन एक ऐसी कड़ी भी है जो कि राजनीतिक व्यवस्था को पूरे उस पर्यावरण से, पूरे उस परिवेश से जोड़ती है। इसलिए कोई समर्थन आएगा तब, मतलब इसका मतलब जनता और एक तरह से व्यवस्था के बीच में वो कड़ी का कार्य भी करता है समर्थन, क्योंकि जनता से ही तो समर्थन आएगा जब व्यवस्था एक स्टेबलिश्ड होएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही जाती है कि समर्थन के बिना कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वो लंबे समय तक स्थिर नहीं हो सकती, इसलिए समर्थन अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ आशा है आपको समर्थन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात डेविड डिस्टन अपने उस राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण में करते हैं निर्गत, है ना, जो मैंने कहा था ना कि आपको सबसे पहले निवेश आते हैं पर्यावरण से। वो निवेश दो रूपों में आते हैं, मांगों के रूप में और समर्थन के रूप में। तो मांगों को हमने समझ लिया, समर्थन की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं निर्गत की कि निर्गत क्या है। ठीक है, डेविड डिस्टन निर्गत को किस तरीके से परिभाषित करते हैं वो हमें समझना होगा।
विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, जैसे कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे हो, बहुत सरल शब्दों में हम बिल्कुल इसको परिभाषित कर सकते हैं, समझा सकते हैं। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। आशा आप समझ में गए होंगे। मैंने कहा था कि व्यवस्था में, कोई भी व्यवस्था है, वहाँ निवेश आता है। निवेश दो रूपों में, मांगों के रूप में, समर्थन के रूप में। ठीक है। अब जब व्यवस्था में निवेश के रूप में मांगे समर्थन आ जाता है, वहाँ फिर रूपांतरण होता है। कैसे कि जो व्यवस्था है उनको देखती है कि उन मांगी कितनी जायज़ है, नाजायज़ है, पूरा करना है, नहीं करना है, या क्या करना है, या समर्थन कितना है। तो उस हिसाब से फिर सरकार के स्तर पर वो रूपांतरण होता है। व्यवस्था के स्तर पर क्या प्रक्रिया होती है? रूपांतरण प्रक्रिया। मतलब निवेश के बाद जो व्यवस्था के भीतर जो प्रक्रिया चलती है उसको बोलते हैं रूपांतरण प्रक्रिया। और फिर उसके बाद, निवेश के बाद रूपांतरण हुआ व्यवस्था के साथ, और उस रूपांतरण के बाद जो वो एक प्रोडक्शन आया जिसको हम उत्पादित वस्तु बोल रहे हैं, मतलब जो सरकार का निर्णय आया, जो व्यवस्था का निर्णय आया, वो कहलाता है निर्गत। ठीक है। तो ये सरल तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निर्गत व्यक्तियों के द्वारा जो मांगे रखी गई थी, मतलब उनका राजनीतिक व्यवस्था क्या निर्णय ले रही है, वो निर्गत कहलाता है। ठीक है। तो व्यवस्था क्या करती है कि वो देखती है कि जो समर्थन के रूप में, मांगों के रूप में निवेश आती है, उसको पूरा व्यवस्था देखती है, उनको सूत्रबद्ध करती है, और फिर उस आधार पे वो निर्णय लेती है। अब वो कैसा निर्णय लेती है, उन मांगों को स्वीकार करती है, अस्वीकार करती है, पॉजिटिव निर्णय लेती है, नेगेटिव ले लेती है, कुल मिला के उसको कहा, जो भी निर्णय लेती है उसको निर्गत कहा जाता है। ठीक है। तो व्यवस्था फिर जो भी निर्णय लेती है उसको निर्गत के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। तो ये निर्गत भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि जिस विश्लेषण सिद्धांत को आप बड़ा कठिन समझ रहे थे, तो आशा है आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में एक प्रक्रिया और, मतलब निवेश आ गया मांगों के रूप में, समर्थन के रूप में, फिर व्यवस्था के पास वो गए, रूपांतरण प्रक्रिया चली। रूपांतरण प्रक्रिया जब हुई तो फिर व्यवस्था से फिर निर्गत आए, व्यवस्था ने निर्णय लिया। ठीक है। वापस वो समाज में, पर्यावरण में, वो सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो आया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट होता है पुनर्निर्देशन। आइए देखते हैं। इसको प्रतिस्तंभन भी बोलते हैं, फीडबैक भी बोलते हैं। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुनर्निर्देशन, ठीक है, इसको फीडबैक भी बोल देते हैं, प्रतिस्तंभन भी बोल देते हैं। तो अब ये जब सरकार के द्वारा निर्गत के रूप में निर्णय ले लिए जाते हैं, अब उसके बाद में वो जो प्रक्रिया, ठीक है, कि भाई जनता उसका समर्थन कर रही है, विरोध कर रही है, या जनता का क्या फीडबैक है उन निर्णयों पर, वो सामान्य शब्दों में अगर कहें तो वो पुनर्निर्देशन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में जब निर्गत के बाद में जनता की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ठीक है, वो जो सूचना है, वो फीडबैक, वो प्रतिस्तंभन, वो पुनर्निर्देशन कहलाता है। उससे ही पता लगता है कि जो जनता ने मांगे करी थी, निवेश के रूप में जो मांगे आई थी, वो पूरी हुई या नहीं हुई। मतलब जनता उसका फीडबैक, उससे पता लगता है कि जनता उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है। ठीक है। तो ये पुनर्निर्देशन कहलाता है। तो ये जो निर्देशन है, विद्यार्थियों, ये जो फीडबैक है, ये पुनर्निर्देशन है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखिए, पूरी जो प्रक्रिया निवेश से आरंभ हुई थी, पर्यावरण में जब निवेश से निवेश आए, वहाँ पर निवेश आते हैं मांग और समर्थन के रूप में, रूपांतरण प्रक्रिया होती है, सरकार फिर व्यवस्था उन पर निर्णय लेती है, निर्गत आता है, और फिर प्रतिस्तंभन। तो ये पूरी प्रक्रिया का एक तरह से निचोड़ होता है। अब यहाँ से अगर फीडबैक नहीं आएगा तो फिर अगली मांगे और समर्थन कैसे आएगी? प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए सरकार के द्वारा जो निर्गत आए हैं, जो कार्य संपादित किए गए हैं, उनका पुनर्निर्देशन वो आना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि उन पुनर्निर्देशन से ही तो फिर वापस जो जनता की मांगे या समर्थन, मतलब व्यवस्था में निवेश क्रिएट होगा। निवेश कैसे आएगा वापस? तभी आएगा। तो ये पूरा जो चक्र है इस तरीके से चलता रहता है विद्यार्थियों। अब इस चक्र में विद्यार्थियों, ये जो हमने देखा निवेश से आरंभ होकर पूरा जो चक्र चल रहा है, हमने इसमें डिटेल्स चर्चा की। इसमें एक शब्द मैंने जिसको पर्यावरण बोला है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये पूरा
जो एक तरह से पर्यावरण का कहलाता है, पर्यावरण में ये सामाजिक पर्यावरण, वो पर्यावरण नहीं, एनवायरनमेंट, ये सामाजिक जो पर्यावरण है उसमें पूरा ये प्रक्रिया चलती है। तो हमें वो भी समझना होगा कि ये जो पर्यावरण या परिवेश ये क्या है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने कहा था, पर्यावरण या परिवेश के बारे में मैंने कहा था कि यहाँ सामाजिक जो पर्यावरण है उसकी बात की जा रही है, सामाजिक परिवेश की बात की जा रही है। अब देखिए, कोई भी व्यवस्था होती है, मैंने कहा था कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में वहाँ केवल राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं वही नहीं होती है वहाँ पर, क्योंकि राजनीति तो केवल एक उपव्यवस्था है। जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भी तो सारी प्रक्रिया होती है। इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एक उपव्यवस्था है, एक सब पार्ट है, ठीक है। तो उस पूरी जो व्यवस्था में जो उस परिवेश में देखा जाता है कि वो जो सहयोगी उपव्यवस्थाएं होती है कि उन सब का भी उस व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है, या पूरा जो चल रहा है, पूरी जो प्रक्रिया चलती है ना, निवेश से लेकर जो निर्गत से लेकर फिर प्रतिसंबंध, इनमें उन उपव्यवस्थाओं का अन्य जो उपव्यवस्थाएं हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है, जैसा कि हम देखते भी हैं ना कि राजनीति, धर्म किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है, संस्कृति किस प्रकार प्रभावित करती है, भाषा प्रभावित करती है, अन्य जो अर्थ किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है, आर्थिक जो स्थिति है। तो ये सब उपव्यवस्थाएं मतलब, तो और उसी से वो मांगे, निवेश, प्रतिसंबंध, जो फीडबैक्स और सरकार के निर्णय, निर्गत, वो सब चलती है। तो ये पूरा एक तरह से पर्यावरण है, पूरा सामाजिक पर्यावरण है, उससे डिपेंड करता है कि राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से प्रभावित हो रही है। तो ये एक तरह से आंतरिक जो सामाजिक पर्यावरण है वो पर्यावरण से पूरा पता लगता है कि वो राजनीतिक व्यवस्था है वो समाज की अलग अलग जो पद्धतियां हैं, अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो स्थितियां हैं, उनसे किस तरीके से प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार पर्यावरण का भी अपना एक बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व होता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में। तो विद्यार्थियों, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं, सारे जो पॉइंट हैं, इन माध्यम से ये पूरा जो डेविड डिस्चन का निवेश निर्गत मॉडल कहलाता है। इस तरीके से पूरा डेविड डिस्चन वो जो एक बात कहते हैं कि किस प्रकार एक आधिकारिक मूल्यों का आवंटन किया जाता है, क्योंकि आधिकारिक मूल्यों का आवंटन व्यवस्था के द्वारा कब किया जाता है, ये पूरा एक चक्र चलता है कि एक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण होता है, उस सामाजिक पर्यावरण में उस पर्यावरण से निवेश आते हैं, निवेश मांगे और समर्थन के रूप में आते हैं, फिर वो वहाँ रूपांतरण प्रक्रिया होती है व्यवस्था के साथ, फिर वो वहाँ निर्गत सरकार के जो निर्णय लिए जाते हैं वो होती है, फिर उस निर्गत का क्या फीडबैक्स होता है, क्या पुनर्निर्वेशन होता है, प्रतिसंबंध होता है, वो आते हैं, फिर उससे वापस किस प्रकार नई मांगी क्रिएट होती है, और ये संपूर्ण जो पूरा पर्यावरण में किस प्रकार अन्य जो एस्पेक्ट, जो अन्य जो उपव्यवस्थाएं होती है वो किस प्रकार प्रभावित करती हैं, प्रभावित होती हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया, पूरा जो ये एक चलता है, ये पूरी राजनीति व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत है, और इन्हीं के द्वारा एक तरह से पूरा जो अंतः क्रियाओं का जो पूरा जाल है ये, और उससे फिर आधिकारिक मूल्यों का आवंटन होता है किसी भी व्यवस्था में। तो ये डेविड डिस्चन का निवेश निर्गत मॉडल, देखिए बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, आशा आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा सा बार बार इसको अगर एक बार वीडियो को देखने में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इसको ज़रूर देखिएगा। अब हम इसका एक तरह से समीक्षात्मक विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में एक तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए या समालोचना कीजिए या आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो ऐसे में फिर आपको ये एक विश्लेषण भी करना होता है। विद्यार्थियों, अगर हम इसका एक विश्लेषण करें, एक समीक्षा करें, तो देखिए यद्यपि ये बात तो सही है कि एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करने में ये पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, इसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान तो रहा है। किस प्रकार उन्होंने जो एक निवेश और पुनर्निवेशन की बात की है, पूरा जो चक्र जो के माध्यम से राजनीति व्यवस्था में होने वाली उन पूरी प्रक्रियाओं को जो समझाने का प्रयास किया है, जो पूरा जो मॉडल प्रस्तुत उन्होंने किया है,
वो भले ही वो एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत ना करता हो, लेकिन ये जो धारणाएं जो उभर के सामने आई हैं कि ये जिस प्रकार निवेश, मांगे, समर्थन, निर्गत और प्रतिसंहरण, पुनर्निवेशन, ये एक नए आयाम इन्होंने प्रस्तुत किया, राजनीतिक व्यवस्थाओं को काफ़ी आगे तक ले जाने में वो किया है। ठीक है, क्योंकि इससे ये हुआ है कि डेविड डिक्सन ने इसमें एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है और किस प्रकार एक यह बताने का प्रयास है किस प्रकार एक जो समाज व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था अन्य जो उपव्यवस्थाएं हैं उनको प्रभावित करती भी है और उनसे प्रभावित होती भी है। तो एक ऐसा नहीं कि एक संकुचित वे में उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, बल्कि एक कहीं न कहीं ब्रॉड वे इससे निकल के आता है और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के पक्ष अपेक्ष में या संपूर्ण व्यवस्था के चाहे उसमें उपव्यवस्थाएं हैं जो बहुत सारी जो सब पार्ट्स हैं जो होते हैं, सब सिस्टम्स जो होते हैं व्यवस्था में, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था मैंने कहा एक व्यापक ये संदर्भ है, इसमें केवल राजनीति नहीं बल्कि ये अर्थनीति और धर्म नीति और जो संस्कृति है वो सब भी इसमें शामिल होती है। तो इस प्रकार एक नया मॉडल एक जिसकी शुरुआत की आगे चलकर हालांकि आमंड पॉवेल ने इसको एक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत दिया इसी का ही, लेकिन वो आगे और उसको आगे बढ़ाया, लेकिन जिस प्रक्रिया की शुरुआत की तो डेविड डिक्सन का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है कुल मिला के, आप ये बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों, थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर हुआ लेकिन टॉपिक इम्पोर्टेंट था और आपको ये समझाना था, इसलिए मैंने इस पर काफ़ी डिटेल से चर्चा की। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से देख लें, नोट्स आप बना लें और इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। हाँ, आप इसको लेकर एक चित्र बनाकर भी एक सर्किल में पूरा इसको समझा सकते हैं, आपको बुक में भी मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से भी आप अपने इसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अंत में विद्यार्थियों, आपसे यही अपील कि आप इन वीडियोज़ को, मतलब इस वीडियो को भी और सारे वीडियो उनको सबको अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको ये जो पूरी सीरीज़ कैसी लग रही है, वीडियो कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट है, नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।